गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ जी, पहले असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं। यस सर। कौन सा नंबर है? सर 4। सर 4। एक मिनट बेटा। चलिए एक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अरे एक मिनट होल्ड करना। फिर से नंबर बोलिए, कौन सा नंबर बोला था? सर 4th। 1 2 3 किसी को नहीं पूछना ना? नो सर। सेकंड पूछना। नहीं नहीं सॉरी, असाइनमेंट 4 है वो तो मुझे पता है, आप डाउट बोलिए। फर्स्ट नंबर। नो सर। नो सर। बाहर चला गया था क्या? हेलो सर। अभी कुछ डिस्कस नहीं किया? यस सर, उस वाली उसको निकाल दो सर। निकाल दूं? यस सर। सही उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने? नहीं सर, मैं हूँ क्लास में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं पूछना ना आप किसी को भी? सेकंड? सर यस सर, सेकंड पूछना। नो सर। नो सर। बेटा किसी भी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई रूट L बाय G होता है।
जब ओनली ग्रेविटी वर्क करती है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और अप्लाई कर दे हॉरिजॉन्टल तो इफेक्टिव ग्रेविटी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो अब जो इफेक्टिव ग्रेविटी आएगा वो आएगा √g² प्लस QE/m। तो पहले वाले से टाइम पीरियड क्या हो गया, इसका डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया ना, तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो गया, तो लेस देन t आएगा। क्वेश्चन नंबर 3। No, sir. No, sir. नो सर। क्वेश्चन नंबर 4। No, sir. नो सर। No, sir. श्रेया आपको बता दूं आपकी आवाज नहीं आ रही है एज ऑलवेज। क्वेश्चन नंबर 5। Yes, sir. नो सर। Yes, sir. ऋत्विक क्लास में किया था ना, अपर हाफ और लोअर हाफ मैंने रिंग का बताया था, तो मुझे नोट्स दिखाने पड़ेंगे आपको। बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, बहुत ऊपर। कुछ भी याद नहीं आया मेरा, इतना बोलने के बाद भी रिएक्ट ही नहीं किया आपने इतनी देर से। हेलो। यस सर, वो ट्राई तो करा था लेकिन वो थोड़ा सा मैच नहीं, देखो मैं आपको याद होगा पहले भी असाइनमेंट में मैं एक चीज के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, अगर मेरा क्लास इलिस्ट्रेशन कहीं भी आया है सर वो वायर का था, ग्लास रॉड का नहीं था। अरे रॉड और वायर में क्या डिफरेंस है तो दोनों थिन ना। डिस्क तो नहीं बनाना बेटा, शेप तो रिंग ही Yes, sir. मानोगे। यस सर। उसको भी रिंग बोलोगे, इसको भी रिंग बोलोगे। थिन ग्लास रॉड है, वायर ही तो हुआ बेटा। मुझे दिखाना पड़ेगा एक्चुअली, है ना। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि टीचर ने जो चीज क्लास में एज इट इज बताई है, सॉरी टीचर ने जो चीज क्लास में बताई है वो एज इट इज अगर एग्जाम में आती है और हम नहीं कर पाते तो इट इज ए बिग थिंग। तो मुझे हर स्टेप पर आपको वो चीज दिखानी बहुत जरूरी है, चाहे टाइम लग जाए, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ये पूरा डिस्कशन एक बार पढ़ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। सेम क्वेश्चन, सेम डिस्कशन एंड आई थिंक सेम आंसर, बस लैम्बडा की वैल्यू पुट करनी है आपको। तो लैम्बडा होता है चार्ज अपॉन लेंथ, तो लेंथ उसका πr/2 आएगा क्योंकि 1/4 सर्किल है ना। सर इंटीग्रेट करके नहीं करेंगे वाला क्वेश्चन, 5th वाला? आर यू मैड? जब मैं पूरा सॉल्यूशन दिखा रहा हूं और उस सॉल्यूशन में मैंने कहीं इंटीग्रेट नहीं किया तो क्या जरूरत है फिर इंटीग्रेट करने की? फिर हमने ये वाला अल्फा एंगल वाला फार्मूला क्यों लिखा था, ये बताओ बेटा। हर्षित, जब मैं पूरा सॉल्यूशन ही दिखा रहा हूं कि एज इट इज क्वेश्चन क्लास में है तो उसको देखो ना, उसको चेंज क्यों कर रहे हो आप सॉल्यूशन को? ओके सर। बेटा मैं बार बार रोज बोलता हूँ, देखो मेरे नोट्स, मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, मेरे नोट्स की चीजें आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। देखो ये 64 पेज के नोट्स थे और अभी चैप्टर अभी बचा हुआ है, अगर इसको नहीं पढ़ा तो फिर पढ़ने का फायदा नहीं है। आप सोचिए जिस दिन नीट और जेई में मेरे क्लास इलिस्ट्रेशन आएंगे और आप छोड़ आएंगे, उस दिन मैं बोलूंगा मैंने पढ़ाया ही नहीं, बेकार है मेरा पढ़ाना। तो हाँ, अगर आपको इस सॉल्यूशन में अभी भी कोई प्रॉब्लम है इस सॉल्यूशन में, तो मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ एक बात मैं बोल ही रहा हूँ, अभी
फाइनल आंसर तब आएगा जब लैम्बडा की वैल्यू पुट करेंगे हम। तो अगर लेफ्ट और राइट पोर्शन पर चार्ज Q है तो लैम्बडा जो होगा, यहां लिख रहा हूं मैं, इसको डिलीट भी करूंगा मैं, Q अपॉन लेंथ होगा, और 1/4 सर्किल है ये 90 डिग्री, ये आएगा पाई r बाई 2। तो लैम्बडा की ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे और k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करोगे, फिर देखो आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा बेटा, और मुझे रेस्पॉन्ड करो। चुप नहीं बैठना, चुप बैठने का मतलब है क्लास एंड, खत्म। यस सर, करेगा। आंसर आया नहीं आया? यस सर। तो बच्चा नोट्स पढ़कर फिर असाइनमेंट करो। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको ये बात दमदार तरीके से बोला था। आपको अभी यही नहीं पता कौन सा डिस्कशन हम क्लास में कर चुके हैं और कौन सा नहीं। और बेटा ये जो असाइनमेंट है ये टॉपिक वाइज चल रहे हैं, अभी एक्सटेंडेड बॉडी का है, फिर उसी ऑर्डर में मैं पढ़ा रहा हूँ, आप समझो। ऋत्विक तेरा कोई रिएक्शन नहीं है बेटा? प्रॉब्लम सर, तो तुमने समझ पूछी गया। थी, प्रॉब्लम तो तुमने पूछी थी। हाँ, मुझसे बातचीत करते रहो, अगर आप चुप हो यस गए सर, तो मैं भी गड़बड़ हो अपने जाएगी। वो पीछे पलट के देख रहा था कि कैसे है। हाँ, मुझसे बातचीत करते रहो, ये लगना चाहिए मेरे सामने बैठे हो आप। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6। यस सर, पूछना है। No, sir. तो सर ये डाउट नहीं है मेरा। तो हर्षित के अलावा बाकी तीनों इसका सॉल्यूशन अभी सेंड करो, चलो। सर कहाँ पे करना है सर? मुझे, अरे अपना है ना वो टेलीग्राम जिंदाबाद। ओके सर, एक सेकंड। हाँ, मुझे पर्सनल नंबर पर भेजना, ग्रुप पर मत भेजना, वरना बच्चे एक दूसरे का सॉल्यूशन देख लेंगे। सर मैं एक सेकंड फोन लेके आता हूँ, फोन से हाँ फोटो बिल्कुल खींचूंगा। लेकर आओ, पीसी अपनी में मैं तैयारी के साथ बैठो, हाँ पूरी तैयारी के साथ बैठो। ऋत्विक का मुझे मिला है एक तो, और परिधि का मिला है मुझे। है परिधि, कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजा है आपने? 60 का, sir, 6 का ही भेज- हाँ 6
सिक्स्थ क्वेश्चन ना, एक बार रीड करना है सिक्स्थ क्वेश्चन आप। बेटा एक बार सिक्स्थ क्वेश्चन रीड करो परिधि। A ring of charge with radius 0.5 meter. ठीक है, ओके ओके ओके, रुक जाओ, मुझे कंफर्म करना था, तुमने गलत असाइनमेंट तो ओपन नहीं किया, तो असाइनमेंट इज करेक्ट। अब मुझे बताओ, आपने यह सॉल्यूशन भेजा है, ये क्या सॉल्यूशन है? a 2a q माइनस क्यू। सॉरी सर, वो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर गलती से मैंने इसमें कर दिया। ओके चलो ठीक है, तो दोबारा भेजो आप, है ना? पूछना है मुझे, ये पूछना है सर, मैंने गलती से इसमें कर दिया, तो ध्यान नहीं। हाँ कोई बात नहीं, अभी मतलब आपको सिक्स्थ पूछना है। यस सर, वो मैंने 6 7 में भी कर दिया और अगला 7 में। अगली बार ध्यान रखना, है ना? संजय सर पकड़ लेते हैं बेटा, है ना? यस सॉरी सर। और ये है नंद, सॉरी श्रेया का। श्रेया is good. Q upon 2 pi r is a charge per unit length. 1 upon 2 pi r is radius. श्रेया कुछ काम अच्छा तो किया है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं। अब तुम्हारी आवाज भी नहीं आती ना, तो मैं पूछ भी नहीं सकता। 2 पाई अपॉन 1000 क्यों किया वो? कैपिटल क्यू सर 0.002 है, उसी को 2 पाई 1000। हेलो बेटा बहुत कम आवाज आती है, बहुत कम। सर, अब आ रही है? हाँ बोलो। सर वो 0.002 है, तो 2 पाई अपॉन 1000 है, कुछ कन्वर्जन नहीं है। ओके ठीक है। ऋत्विक तुमने क्या किया? चार्ज ऑन द एलिमेंट opposite to the gap. Okay. Now if charge is not present in the gap, the electric field at center would be because of the resultant of the ring rotation. मैं समझ गया, वैसे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड बेटा ऋत्विक, आपका काफी है, और आपने भी सही किया है बेटा। श्रेया इट्स गुड। तो मैं इन दोनों बच्चों को बता दूं, है ना? बस मैं सेटिस्फाइड हो गया। इस तरह से मुझे सेटिस्फाइड कर दिया करो आप लोग। तो कुछ दिनों में जब आप अच्छे से सब कुछ करने लग जाएंगे ना, तो मुझे 100% फेथ हो जाएगा कि अपन कोई गड़बड़ नहीं करते। ये सिक्स्थ क्वेश्चन में कर रहा हूं। तो भैया बात ऐसी है हर्षित एंड परिधि, हमारे पास एक रिंग है और रिंग में एक गैप बना दिया भैया छोटा सा। यहाँ पर ऋत्विक ने काफी अच्छा डिटेल में लिखा। अगर हम एक छोटा सा गैप बना देंगे, हम जानते हैं अगर ये गैप नहीं होता तो हमारे रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता ड्यू टू द कंप्लीट रिंग। लेकिन यहाँ पर एक गैप बना दिया, गैप बनाने की वजह से अब रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब आप देखो, ऐसा करता हूं मैं, इस गैप को खत्म कर देता हूं। मेरी आवाज आ रही है बेटा सब? यस सर। यस सर। गैप खत्म करने की जगह बल्कि मैं क्या करता हूं, अपनी पूरी रिंग पर पॉजिटिव चार्ज था ना, तो पूरी रिंग पर पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बना देगा। तो मैं इतने से पोर्शन पर, रिंग के इतने से पोर्शन पर नेगेटिव चार्ज और दे देता हूं। तो पहले से पॉजिटिव था, उतना ही नेगेटिव चार्ज मैंने इस येलो पोर्शन पर दे दिया। तो बेटा येलो पोर्शन पर मेरा नेट चार्ज 0 हो गया। तो ये मान लो एक तरह से वो गैप बन गया। नेट चार्ज 0 होना गैप बन गया ना एक तरह से। तो बेटा इतने से पोर्शन में नेट चार्ज 0 है, क्योंकि पहले पॉजिटिव था, मैंने उसको नेगेटिव दे दिया, नेगेटिव देने से नेट चार्ज 0 हो गया। अब आप मान लो ये गैप बन गया, गैप का मतलब चार्ज नहीं है। तो देखो पूरे पॉजिटिव चार्ज की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था,
लेकिन वो मैंने नेगेटिव जो दिया था ना, उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब तो ऋत्विक और श्रेया, आप लोग ये और सुनो कि वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी, गैप की तरफ आएगी, क्योंकि हमने ये माना है, हमने गैप को नेगेटिव चार्ज दिया है, तभी तो नेट चार्ज 0 हो गया वो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा टुवर्ड्स द गैप। तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा KQ/R², क्योंकि हम है ना ये एज्यूम कर सकते हैं, ये गैप है ना बहुत छोटा है, तो ये हमने जो नेगेटिव चार्ज इस गैप को दिया था ना, वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, इसलिए हम इसे पॉइंट चार्ज मान लेते हैं। अब बेटा कितना नेगेटिव चार्ज देना पड़ेगा, जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज था पहले। अब उस गैप में पॉजिटिव कितना था, वो यूनिटरी मेथड से निकाल लो। 1 कूलम चार्ज कितनी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, 2πr। तो यूनिट लेंथ पर है ना कितना चार्ज होगा, 1/2πr। दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू वो जो गैप है ना बेचारा, उसका लेंथ कितना है, L लिख देता हूं, वैल्यू बाद में पुट करूंगा। तो स्मॉल गैप का चार्ज L था, तो उस स्मॉल गैप पर हमें जो नेगेटिव चार्ज दिया वो वैल्यू आ गई, ये वैल्यू ऊपर पुट कर दो, तो E आएगा K, Q की वैल्यू पुट करेंगे L 2πr³। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा टुवर्ड्स द गैप आ जाएगा, क्योंकि हमने नेगेटिव चार्ज दिया है। वैल्यू पुट करनी है बेटा, K होता है 9 × 10⁹ L उसने दिया है 0.0002, यानी कि 2 × 10⁻³ है, ठीक है। पाई इंटू पाई, पाई और है डिवाइडेड बाय 2π तो बेटा R कितना है 0.5, तो 0.5 का क्यूब है, तो 0.5 को मैं 3 बार लिख देता हूँ यहाँ। बेटा अब आंसर आ जाएगा बस, है ना। कौन सा आ रहा था, 7.2 × 10⁻7। तो मैं इतनी देर से बोलता जा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं ना। यस सर। अब मुझे बताओ, ये नेगेटिव चार्ज वाला जो मैंने अप्रोच यूज किया, वो अप्रोच आपको समझ में आई या नहीं आई। अभी सर आगे सर। हाँ Yes, तो बेटा sir. वो गैप बनाने की जगह मैंने पॉजिटिव को नेगेटिव दे दिया, तो चार्ज 0 हो गया ना, 0 का मतलब गैप बन गया एक तरह से। तो ये अप्रोच आप है ना वहां भी काम में ले सकते हो। अपन बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं ना कि हमारे पास एक हेक्सागन है, हेक्सागन के 6 कोनों पर 6 चार्ज हैं और एक कोना खाली है, वहां पर भी ये अप्रोच लगा सकते हैं। और शायद मैंने पहले बताया भी होगा, एक कोना अगर खाली है तो खाली करने की जगह उसे -Q चार्ज आप दे दो, तो आपको इस -Q का इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सबका इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है। तो ये अप्रोच है, इस अप्रोच को आप यूज कर सकते हैं। लिख लिया सर। यस सर। आगे चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। नो सर। नो सर। तो सर शेयर रेस्पॉन्ड करो। नहीं आई आवाज। नो सर। हेलो, नो सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। यस सर। यस सर, ये होगा। यस सर। मुझे बताओ, मैंने आपको डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया भी है या भूल गया मैं, फिर मुझे चेक करना पड़ेगा।
डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पढ़ाया है, मिल गया ये रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सर्कुलर डिस्क। बेटा ये फॉर्मूला नोट कर लो, इसी को मैं यूज करने वाला हूं, ठीक है। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए तो चलते हैं वापस असाइनमेंट पर, और क्वेश्चन नंबर है 8। बेटा हमारे क्वेश्चन में वो कह रहा, हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है R1 रेडियस का, R2 रेडियस का। उस R2 रेडियस के डिस्क में से R1 रेडियस का एक सर्कुलर डिस्क हमने सेंटर से बाहर निकाल लिया। तो R1 रेडियस का डिस्क बाहर निकालने के बाद जो डिस्क बचेगा उसे हम एन्युलर डिस्क कहते हैं बेटा, है ना, एन्युलर। तो इस एन्युलर डिस्क का इनर रेडियस R1 हो गया, आउटर रेडियस R2 हो गया। And the charge is uniformly distributed. Surface charge density is sigma. Find the electric field at any point y along the axis. तो बेटा मैं ये कह रहा हूँ, अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, पहले जो बड़ी रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड था उसमें से जो, सॉरी रिंग नहीं डिस्क, पहले R2 रेडियस की डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड E था, फिर R1 रेडियस की डिस्क को बाहर निकाल लिया, उसका इलेक्ट्रिक माइनस कर देंगे। अभी अभी फार्मूला हमने देखा, तो बड़ी डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा y सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, बेटा वहां x था ना, यहाँ x को y लिख दिया हमने, और इसमें से माइनस कर दो छोटी रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे रिंग नहीं, डिस्क, सॉरी मैं बार बार रिंग बोल रहा हूँ। यहाँ रेडियस R1 आएगा, बस आंसर आ गया। आप माइनस कर देना, पहला स्टेप तो कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों अगर आपका ये टॉपिक पढ़ा हुआ होता ना तो आप ये गलती नहीं करते, इसका मतलब आपसे गलती, आपको याद नहीं था ये टॉपिक, इसलिए अभी आपको नोट्स है ना और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। ये अपन को याद होना चाहिए कि क्या क्या मैंने पढ़ाया है। ये फाइनल आंसर है, मैच कराओ। यस सर, थर्ड हाँ, ऑप्शन। Third option. चलिए क्वेश्चन नंबर 9। Yes, sir. नो सर। नो सर। परिधि 9th बनना चाहिए था बेटा, क्योंकि मैं इसमें क्या बताऊं, ये तो 11th का क्वेश्चन है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी सो दैट इलेक्ट्रॉन डज नॉट हिट द प्लेट, अपर प्लेट ना। तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और उस प्रोजेक्टाइल का जो हाइट होता है, मैक्सिमम हाइट, उसका फार्मूला याद है आपको? चलो मैं देखता हूँ आपको याद है या नहीं है। प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट का फार्मूला बताओ। So u square sin square theta pi g. 2g बेटा, 2g। तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट जो है वो हमारा d है, तो h को तो d लिख देंगे। इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, एंगल थीटा ही दिया है उसने, लेकिन यहाँ ग्रेविटी नहीं आएगा, ग्रेविटी की जगह इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सेलरेशन आएगा QE बाई m, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है स्मॉल e। तो ऐसा एक मिनट, यहाँ मैं d क्यों लिख दिया, g था। तो बेटा ग्रेविटी की जगह QE बाई m काम में लेंगे, है ना। Yes, तो sir. अब आंसर मिला लो, mv नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 स्मॉल e कैपिटल Third. E, थर्ड। तो बेटा ये तो बन जाना चाहिए था, है ना। चलो कोई बात नहीं। 10th क्वेश्चन। नो सर। नो सर। No, sir. ओके,
बेटा असाइनमेंट हमें फिर अब बाकी बाद में करेंगे, तो आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा था, और उसमें भी 11th का ही कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा था कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करते हैं बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज को लेकर, तो हमें पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि है ना, जब भी एक चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ले जाओगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगता है और आपको फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट भी आप उसी डायरेक्शन में करवा रहे हो, तो आपको पॉजिटिव वर्क करना होगा, इसलिए पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। बेटा जब एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव वर्क करता है ना, तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है, और जब एक्सटर्नल फोर्स नेगेटिव वर्क करता है तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो अगर आप उल्टा आओगे, सी से ए आओगे, तो नेगेटिव वर्क होगा, क्योंकि फोर्स तो आपको अपोजिट ही लगाना है बेटा, फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, क्योंकि आपको नेट फोर्स 0 करना है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स आपका राइट में लग रहा है, तो आपका एक्सटर्नल फोर्स लेफ्ट में लगेगा, तभी बेचारा उस पर नेट फोर्स 0 आएगा। तो बेटा एक्सटर्नल फोर्स लेफ्ट में है, और अगर आप सी से ए जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट राइट में है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होते हैं तो वर्क डन नेगेटिव होता है, इसलिए बेटा आपका वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स का नेगेटिव आएगा, और सी से ए आने पर है सी टू ए, तो ए का पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं बी से डी की। बेटा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करते हैं तो वर्क डन 0 होता है। क्यों होता है? बेटा फोर्स तो आपको इधर ही लगाना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स को कैंसिल करवाना है आपको। तो आपका एक्सटर्नल फोर्स है टुवार्ड्स लेफ्ट और डिस्प्लेसमेंट है उसके परपेंडिकुलर, तो वर्क डन 0 आ गया। और बेटा अगर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन 0 है तो उस कंडीशन में बी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। करेक्ट? यस सर। यस तो सर। बच्चा Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसी डिस्कशन पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लिखो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चा हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो चेंज आता है वो आता है W एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय Q, है ना। सुनते रहना आप और समझते रहना, और जहां डाउट हो आप मुझे रोक दिया करो। बेटा आपको मैंने बताया ना कि चार्ज पर नेट फोर्स 0 करना होता है, इसलिए W एक्सटर्नल जो होता है वो हमेशा माइनस W इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आएगा। देख लो आप, अगर आपका वर्क डन पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव होगा, और आपका नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव होगा। आप यहाँ पर देख लो, मैंने जितने भी एग्जांपल यहाँ दिए थे ना, जब आप ए से सी जा रहे थे तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव था और इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। और जब आप सी से ए आ रहे थे तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन नेगेटिव था, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स का पॉजिटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। सो वी कैन राइट लाइक दिस, W external is always equals to minus W electric field। EF मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स कुछ भी बोल दो। बेटा 11th क्लास में हम पढ़ते थे ना, वर्क डन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, याद है? Yes, sir. सर है ना? हाँ बिल्कुल याद होगा। तो हमने W को लिख दिया F डॉट
डी। अब मुझे बताओ यहाँ एफ कौन सा है, इलेक्ट्रिक फोर्स है या एक्सटर्नल फोर्स है? So electric force. सर आवाज एक्सटर्नल नहीं आई। फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स। सर एक्सटर्नल। गलत बाउल, मैंने माइनस लगाकर इसको इलेक्ट्रिक फोर्स में कन्वर्ट कर तो दिया था, Electric एक्सटर्नल force होगा तो obviously. माइनस क्यों रखता मैं? इसीलिए Yes. चेक करता हूँ आपको बीच बीच में मैं। बेटा यहाँ डब्ल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया ना मैंने माइनस लगाकर, तो जब ये डब्ल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स भी तो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, एक्सटर्नल क्यों आएगा? एक्सटर्नल आता तो यहाँ प्लस होता, माइनस नहीं होता। ये छोटी छोटी बातें ही तो स्ट्रॉन्ग बनाती है सब्जेक्ट में हमें। और बेटा एफ अपॉन क्यू क्या होता है? Sir E. सर Electric ई force. यस, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर ई लिख दिया मैंने एफ अपॉन क्यू को। इस बार अच्छा बोला आपने। और ये छोटे छोटे आंसर आप मुझे दोगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बेटा डेल्टा वी आ गया माइनस ई डॉट डी। हम ई डॉट डी को एक्सपेंड कर देते हैं, ई डी कॉस थीटा। ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है ना। Sir. यस सर। चलो कॉपी कर लो इसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है इस चैप्टर में। सर हाँ बेटा, सर आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है ना, बोलो। सर डी डिस्प्लेसमेंट है क्या? यस, डी डिस्प्लेसमेंट है। अभी और भी एक्सप्लेन करूंगा मैं। बच्चों मैंने आपको ऊपर स्टेटमेंट लिखाया था, इफ वी आर मूविंग opposite to the electric field then potential increases, if we are moving in the direction of electric field potential decreases, and if we are moving perpendicular to the electric field then potential remains same। लिखाया था, याद है? यस सर। बेटा उस स्टेटमेंट को वो तीनों स्टेटमेंट इससे प्रूव हो रहे हैं। कैसे? अब आप सुनते जाइए। पहला स्टेटमेंट, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अच्छा यहाँ थीटा कौन सा एंगल है? व्हाट इज थीटा हियर? Sir, angle between electric field and displacement. यस यस यस, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। अब मुझे बताइए, अगर मैं बोलता हूं आई एम मूविंग अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड तो थीटा कितना आएगा? Sir, 180. करेक्ट। और अगर थीटा 180 आया, कॉस 180 कितना होता है? Sir, -1. तो डेल्टा भी क्या आएगा? Sir, माइनस में आएगा, माइनस ईडी cos थीटा. लड़की सारा गुड़ गोबर कर देती है सर लास्ट में ईडी। जाकर। ईडी cos थीटा. फिर कुछ थीटा सर। बोल रही है। तेरा कंट्रोल नहीं है, एक तो तेरे साथ प्रॉब्लम ये है, तेरा कंट्रोल खत्म हो जाता है थोड़ी देर में। अरे तुमने बताया 180 कॉस 180 -1 बताया, वो भी सही था, तो इसको प्लस कर दी थी ना माइनस माइनस को, थोड़ी देर में कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब है अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं तो हमारा चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है। बेटा कोई भी चेंज पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग। तो देख लो हमारा वो स्टेटमेंट प्रूव हो गया। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। दूसरा स्टेटमेंट, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो थीटा 0 होगा, कोस 0 1 होता है, ये माइनस ईडी आएगा, इसका वाला पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हैं वो 0 हो जाएगा. थीटा 0 नहीं, थीटा 90, कॉस 90 0 होता है। और अगर डेल्टा वी 0 है इसका मतलब पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तो बच्चों वो जो स्टेटमेंट लिखा है वो इस फार्मूले से प्रूव हो रहा है, बस आपको थोड़ा केयरफुली यूज करना है इस फार्मूले को। यस सर। Yes, sir. यस सर गॉट। चलो अब
क्वेश्चन देता हूं आपको, कुछ करो। आपका जो नेक्स्ट असाइनमेंट है नंबर 5, वो शायद गॉस पर बेस्ड होगा पूरा, और अब मैं आगे जो भेजूंगा वो पोटेंशियल पर आएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। बच्चों एक इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास 100 न्यूटन पर कूलम। अच्छा एक और बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट अभी तक हम न्यूटन पर कूलम पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अगर आप इस रिलेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट निकालोगे तो एक और यूनिट आएगा वोल्ट पर मीटर। देखो ये वोल्ट होता है और ये मीटर होता है डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड करेंगे तो वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। कॉस थीटा की कोई यूनिट नहीं होती। यस और नो? यस सर। तो बच्चों Yes, sir. हाँ, अब नाउ ऑनवर्ड में है ना, इसको न्यूटन पर कूलम की जगह वोल्ट पर मीटर लिखूंगा, है ना। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है 100 वोल्ट पर मीटर इन एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन आई कैप। कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा वी निकालना है आपको, बिटवीन पॉइंट्स 0, 0 एंड 3,4 सेंटीमीटर। 2 पॉइंट है, एक 0, 0 है, दूसरा है 3,4। इन दोनों पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करके देना है मुझे। चलिए अगर आप चैट बॉक्स में लिखते हैं तो मुझे बता दीजिएगा दिखा है। चलो मैं ओपन कर ही लेता हूं, वरना बोल दीजिएगा, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बच्चों ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, इट इज Sir, वेरी 3 सिंपल volt. क्वेश्चन। हाँ 3 volt. लेट मी कैलकुलेट, बाकी लोग भी बता दें एक बार। डू आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? आवाज नहीं आ रही मेरी। Sir, 3 minus 0 करके. एक मिनट बेटा, एक मिनट, बाकी लोग भी बोल दे तो अच्छा ही है। चुप बैठे बेटा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस। क्या बोल रहा श्रेया? बस मुझे ऐसा लगता है कहीं से आवाज आ रही है पर कुछ भी समझ में नहीं आता। बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस नहीं निकालना हमें, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस के लिए तो पाथ भी बताना पड़ता। मैंने पाथ थोड़ी ना बताया, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। 0, 0 से 3,4 जा रहे हो तो 5 होगा ना डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट? है बेटा, डिस्प्लेसमेंट 5 होगा। 5 तो होगा, हाँ लेकिन मुझे ये जानना है कैसे आएगा। सर, 0 0 पॉइंट्स ले लिए और 3 और 4 पॉइंट्स ले लिए।
तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो, कितना आएगा बताओ, क्योंकि मुझे वेक्टर चाहिए 3i ना। cap plus 4j cap. करेक्ट। तो बेटा हम लोग 3 तो चलेंगे x डायरेक्शन में और 4 चलेंगे y डायरेक्शन में, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ये आएगा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ये 0 0 है और ये 3,4 सेंटीमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा 3i कैप प्लस 4j कैप, क्योंकि हम 3 मीटर तो x डायरेक्शन में चले हैं और उसके बाद 4 मीटर हम y डायरेक्शन में, सॉरी मीटर नहीं सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हम y डायरेक्शन में चले हैं, तो ये 3i कैप है, ये 4j कैप है और इन दोनों का सम हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट है। तो प्लीज गलती ना हो, इसलिए सेंटीमीटर को अभी यहीं पर मीटर में कन्वर्ट कर लो 10⁻⁻2 लगाकर। डेल्टा वी जो होता है वो माइनस ई डॉट डी होता है। बेटा अगर आपका 11th वीक होगा ना तो आपको तकलीफ आएगी ही आएगी अभी, क्योंकि वेक्टर को डील करना और ये सब बेटा 11th के काम है ना। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 100 आई कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना है 3i प्लस 4j और 10⁻⁻2 अभी मैं बाजू में लिख दूंगा, गैप बना लूं, इंटू 10⁻⁻2 डॉट प्रोडक्ट आता है, आई कैप आई 1 हो गया और आई डॉट आई 1 हो गया, आई डॉट जे 0 हो गया। Yes. तो 100 इंटू 300 हो गया, प्लस वो दूसरा वाला स्टेप 0 आएगा, तो आंसर आएगा बेटा -3 वोल्ट। तो परिधि का आंसर बिल्कुल सही था, यही बोला था ना परिधि आपने? हाँ सर, पर वो मैंने माइनस का ध्यान नहीं रखा। हाँ माइनस, लेकिन बोलना चाहिए था, ऑप्शन में आपको प्लस माइनस दोनों आंसर मिलेंगे बेटा डेफिनेटली। हर्षित तेरे को क्या हुआ इस बार? सर मेरे बीच में सिग्नल ही चले गए थे, अभी अभी ज्वाइन किया मैंने। तेरे सिग्नल बड़े उड़ते हैं भैया, इस सिग्नल को पकड़ कर रखो। डन सर। डन सर। चलो अब है ना, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। उसे हम इसी लाइन के अलोंग मूव करा रहे हैं, जो लाइन यहाँ बनाई थी मैंने पहले वाले डायग्राम में, प्रीवियस क्वेश्चन में, 0 0 से 3,4 तक लेकर जा रहे हैं अलोंग स्ट्रेट लाइन, है ना। वो बाद में वो पाथ तो मैंने आपको वेक्टर बनाने के लिए दिखाया था, एक्चुअल में तो वो मोशन हमारा स्ट्रेट लाइन पर ही हो रहा है डायरेक्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन को हम मूव करा रहे हैं, बाकी सारा डेटा इसी क्वेश्चन का काम में ले लो। तो आप बताइए इलेक्ट्रॉन को 0 0 से 3,4 सेंटीमीटर तक ले जाने में वर्क कितना करना पड़ेगा? अच्छा एक और बात बताइए, डू यू नो कि वर्क की यूनिट SI यूनिट जूल होती है, इसके अलावा एक और बहुत फेमस यूनिट है जो 12th इलेक्ट्रॉन में वोल्ट। काम आती है। वेरी गुड, क्या बात है, जोश में है ये लड़की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप जानते हैं कितना होता है जूल? नो सर। नो सर। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये स्मॉल ई की वैल्यू ही है, ठीक है। तो यस आपको सर। आंसर जो देना है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना है, जूल में नहीं देना। तो आपका आंसर पहले तो जूल में ही आएगा,
तो अगर आपको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो ई से डिवाइड कर देना। तो 1 जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो फिर ई से डिवाइड करना है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन को 0 से 3,4 पर शिफ्ट करना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकालना है। बेटा यहां से शुरुआत करो आप। -3 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी देखते हैं बाकी बच्चे कहाँ हैं। आप यहाँ से शुरुआत कीजिए। मैं बता रहा था डेल्टा वी क्या होता है, W एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय Q, याद है? यस सर। और अगर आपको W एक्सटर्नल निकालना है तो Q इंटू डेल्टा वी कर दो। तो बच्चा Q तो माइनस ही है ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर। यस सर। डेल्टा वी हमने कितना निकाला? 3 -3 -3। हाँ -3। तो ये हो गया +3E जूल। तो ये जूल में आएगा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए E से डिवाइड कर देंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। E कैंसिल हो जाएगा। यस सर। यस सर। यस सर। तो +3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर, बस साइन की गड़बड़ हुई है। बेटा ये साइन का गड़बड़ उतना ही बड़ा गड़बड़ है जितना बाकी गड़बड़ होते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना ये क्वेश्चन इतने बेसिक क्वेश्चन है, इनमें वो प्लस माइनस दोनों ऑप्शन देगा। और अगर आपने ऑप्शन दूसरा ले लिया तो बेटा आपने चाहे पूरा क्वेश्चन ठीक किया हो, सारी मेहनत बेकार है। इसलिए हमें हर छोटी बात पर ध्यान देना है। आप बिल्कुल ये मत मानिए कि अगर आपने साइन गलत ले लिया और वैल्यू सही आई है तो आपका यार 90% ठीक है, ऐसा मत मानिए। ऑब्जेक्टिव पेपर में या तो 100% करेक्ट होता है या 0% करेक्ट होता है, बीच में कुछ नहीं होता, ध्यान रखना। क्योंकि आपको ABCD ऑप्शन चूज करने हैं, तो या तो सही चूज होगा या गलत चूज होगा। इसमें 10% 20% का लफड़ा नहीं होता ना। तो बेटा नीट और जेई जैसे एग्जाम में आपको या तो 100% एक्यूरेट रहना है या फिर 0%, ये मान लो आप बीच में नहीं होते कहीं भी। तो इतनी ज्ञान वाली बातें बताता हूं, इनको सुना करो आप। बेटा हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसमें हमने आपको बताया कि डेल्टा वी -ED cos थीटा होता है। लेकिन बेटा अगर मान लो उल्टा करें हम, हमें इलेक्ट्रिक मतलब पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? वही फार्मूला यूज करेंगे, डेल्टा वी -ED cos थीटा। और अगर हमें E निकालना हो तो डेल्टा वी -ΔV/D cos थीटा। करेक्ट? यस सर। यस सर। यस सर। ओके।
अगर मैं ना उसके क्वेश्चन अभी कराऊंगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? बेटा अभी हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाला था, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ED cos थीटा। इसमें E यूनिफॉर्म था बेटा, पर आप सोचिए आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहे हैं, ओरिजिन से यहां तक जा रहे हैं, और अगर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाता तो आप इस मेथड से थोड़ी ना कर पाते। कैसे करते? आपने तो E को फिक्स मानकर कैलकुलेट किया है ना 100, Yes, sir. और अगर रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा होता तो फिर बेटा आप इससे नहीं कर पाते। तो बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो फिर हम इसे यूज नहीं करेंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हम इंटीग्रेशन से निकालेंगे। कैसे? पहले एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे हम, है ना, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस आएगा माइनस ई डॉट dx। dr लिख देता हूं, वेक्टर dr, है ना। एक मिनट थोड़ी देर समझना, ये सब 11th से रिलेटेड चीजें हैं। तो बच्चों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो हम डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकालते, फिर हम क्या करते हैं, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं dr। आप dr लिख दो, ds लिख दो, जो आपका मानो, सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। ds लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट को लोग काफी s भी लिखते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds। तो उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल आएगा वो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट ds आ जाएगा। फार्मूला मैंने वही यूज किया है, माइनस ई डॉट डी। स्मॉल ले लिया, पोटेंशियल डिफरेंस भी स्मॉल आ गया, और इतना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने वहां ई लिख दिया। अब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इंटीग्रेट कर देंगे हम, ई डॉट ds। तो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रल dv को तो v लिख देंगे, वैसे v नहीं आएगा, यहाँ लिमिट लगाना पड़ेगा अपन को। हमें ये बताना पड़ेगा ना हम पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां तक निकाल रहे हैं बेटा। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं तो यहाँ आएगा पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, और इसे अभी हम सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हमें ई का फंक्शन नहीं पता हो। अभी बस ऐसे ही लिख देंगे हम, करेक्ट? तो Yes, बच्चा sir. हाँ, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा ना तब ढंग से समझ में आएगा आपको, अभी नहीं आया मुझे पता है, तो इसे आप कॉपी कर लो। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस इंटीग्रेशन से निकालते हैं। एग्जाम्पल, लिख लिया सर। हाँ मैं भी तैयार हूं। यस सर, डन। एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं यार किसी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है 100/x, नहीं इंटू x, नॉट डिवाइडेड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है x डायरेक्शन में, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में
3,4 सेंटीमीटर। मैंने बेटा वैल्यू में कोई खास चेंज नहीं किया, बस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कर दिया। तो बेटा हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हम इसे यूज करेंगे। अब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है माइनस ई डॉट डी एस। लिमिट में अभी बाद में पुट कर दूंगा। बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कितना है, 100x आई कैप। माइनस बाहर लगा दो, ये माइनस पुराना वाला माइनस है। डॉट, अच्छा एक मिनट, आई कैप भी लिख देते हैं। डॉट, बेटा अभी तो डिस्प्लेसमेंट आपको स्मॉल लिखना पड़ेगा, तो dx लिख दो। ds की जगह dx इसलिए लिखा क्योंकि मैं x डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं ना, तो ds तो ऐसे ही सिंबल दे दिया था, लेकिन अब मुझे x लिखना पड़ेगा बिकॉज आई एम मूविंग इन x डायरेक्शन। यस और नो? Yes, sir. यस सर। बेटा आपने यस सर बोलकर गलती कर दी। क्या मैं x डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं? मैं तो इधर जा रहा हूं। फंस गए? Yes, sir. सर यस डी सर। फंस गए में भी इसने यस सर उतनी ही जल्दी बोला है जैसे वैसे बोलती रहती है। बेटा हम अभी पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हमें पोटेंशियल डिफरेंस दो पार्ट में निकालना पड़ेगा। पहले हम 0 0 से यहां तक जाएंगे। बेटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो? ये मैं इस डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ बेटा, बार बार ऊपर आना पड़ेगा मुझे, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, है ना, और यहां पेस्ट कर देता हूँ। तो मुझे बताइए कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके? सर 3,0। तो 3,0 आना चाहिए। 3,0, ओके। तो अगर मैं 0, तो मुझे पता है पोटेंशियल डिफरेंस दो स्टेप्स में निकालना पड़ेगा। पहले मैं 0 0 से 3,0 तक जाऊंगा, फिर 3,0 से 3,4 पर जाऊंगा, फिर दोनों पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करूंगा, तब आंसर आएगा। तो इसमें डायरेक्ट नहीं निकालते, क्योंकि डायरेक्ट निकालने में ये मेथड सपोर्ट नहीं करता ना, इंटीग्रेट कैसे करूंगा मैं। तो बच्चों मैं पहले डेल्टा V1 निकाल रहा हूं। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम 0 0 एंड 3,0। तो अब मैं कह सकता हूं यार मेरा डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में है, इसलिए मैं dx i कैप लिख रहा हूं। यस, नाउ अब मैं बोल सकता हूं। तो इसे आगे सॉल्व करते हैं। माइनस, बेटा 100 बाहर ले लो, कांस्टेंट है, अंदर क्या बचा, x dx बचा, क्योंकि i डॉट i 1 होता है ना बेटा, i कैप डॉट i कैप 1 होता है ना, याद होगा इतना सा वेक्टर। यस सर। Yes, sir. तो ये आएगा -100 x का इंटीग्रेशन बेटा, Sir, x²/2. x²/2। यस सर, Yes. x²/2। करेक्ट करेक्ट। अब लिमिट लगाओ। तो बेटा हम 0 0 से 3,0 गए, तो x कहां से कहां तक चेंज हुआ? x चेंज हुआ 0 से 3। 3। बेटा एक गलती हम बाद में ना हो, इसलिए हम पहले ही यहाँ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, 10⁻⁻²। समझ रहे हैं बच्चा? Yes, वरना sir. बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। यस, और 100 और 10⁻⁻² मिलकर यहाँ -1 बन गया, तो ये -1 लिखा दिया। अब इसे सॉल्व करना कितना आ रहा है? 3 3 जा 9/2, 4.5 -0, तो ये आ रहा है -4.5 वोल्ट। सर। यस लिमिट सर। पुट करना तो आता होगा ना बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी था, वरना सारा गड़बड़ हो जाता। बेटा अब निकालेंगे डेल्टा V2। अब मैं 3,0 से 3,4 पर जा रहा हूं, और बच्चों बिना कैलकुलेशन के मैं बोल सकता हूं ये 0 आएगा। क्यों आएगा आप बताओ? बहुत इजी है।
डेल्टा V2 0 क्यों आ रहा है? कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। मैं Sir, देख लो फिर बोलूंगा नालायक बच्चों। हाँ बोलो। सर दोनों में x तो सेम ही है। मारूंगा लप्पड़। sir, वो है कि if we are moving perpendicular to the electric field, then potential remains same. That's why. वेरी गुड। एक बात बता परिधि, आज क्या खाकर आई है सुबह सुबह? आज तूने कितनी बार वेरी गुड सुना है बेटा? तू इसी तरह परफॉर्मेंस दे, मजा आ जाएगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ। देख इस लड़की ने कितना अच्छा बोला है। याद है मैंने स्टेटमेंट लिखाया था, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करते हैं तो पोटेंशियल में चेंज नहीं आता। मेरा बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्स डायरेक्शन में है ना। अरे भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, पर डायरेक्शन तो उसकी एक्स है ना, यस सर। और आप उसके परपेंडिकुलर जा रहे हो, इसलिए 0 आएगा मेरा बच्चा। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2। डेल्टा V2 0 है, इसलिए आंसर -4.5 वोल्ट आएगा। बच्चों ये अल्टीमेट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को अच्छे से पहले तो क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन तो क्लियर है, मैंने जो लिखा है इतना ही बहुत है, और इसका सॉल्यूशन नोट करो। कोई बात पूछनी है तो पूछ लो। तो बेटा इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते थे, तो हमें पार्ट में निकालना पड़ा। एक मिनट। अब आप देखो बेटा, सेम पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस प्रीवियस क्वेश्चन में -3 वोल्ट आया था, और उन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में अब -4.5 आया है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था और यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है आगे जाने पर, एक्स के प्रोपोर्शनल है ना। तो जैसे जैसे हम एक्स डायरेक्शन में बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आया है इसमें, -4.5। यस सर, आ गया समझ। Yes, sir. कॉपी करना है? हो गया सर कॉपी। यस Yes, सर, sir. कर लिया चलो कॉपी। बच्चों, अब है ना एक रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। अभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था और पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, अब आपको मैं पोटेंशियल का वेरिएशन दूंगा और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूंगा। व्हाट इज माय क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन की फॉर्म में दे रहा हूं बेटा। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100/x। एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं जैसे जैसे x डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है एट x = 2 मीटर पर। ठीक है, मैं करूंगा, आप नहीं करेंगे, अभी मैं सिखा रहा हूं बच्चों। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं दो पॉइंट के बीच में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो ये -EdX होता है। वी आर मूविंग इन x डायरेक्शन, तो पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन वी डिस्प्लेस डेल्टा x dx इज -EdX। तो बच्चों हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, E = -dV/dx। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस dV आ रहा है, तो हमारा रिलेशन होता है dV = -EdX। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E = -dV/dx।
यस सर। Yes, sir. तो बच्चों अगर पोटेंशियल गिवन हो और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो इससे निकालेंगे हम। तो बच्चों मैंने जो क्वेश्चन में आपको v दिया है उसको डिफरेंशिएट कर दो, माइनस dv बाय dx। माइनस तो मैंने बाहर लिख दिया, आप तो बस इसे डिफरेंशिएट करके बता दो क्या आ रहा है। सर -25 वोल्ट मीटर। हाँ माइनस 25 वोल्ट मीटर। हाँ नहीं, मैंने डिफरेंशिएट करने को बोला था अभी तो, dv बाय dx, बस वैल्यू अभी बाद में पुट कर देंगे। 100 बाय x का डिफरेंशिएशन बता दो, ये तो बच्चों वाली चीज है। ऋत्विक और श्रेया आपको तो 11th में अभी अभी पढ़ाया है मैंने मैथमेटिकल टूल में। बेटा डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर रहे, इतना टाइम लगा दिया। ये दोनों गायब हो गए क्या, क्या लफड़ा है? सर 100 lnx। नालायक, मेरे मुंह से नालायक लिख रहे हो। अरे 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, यहाँ डिफरेंशिएट करवा रहा हूँ। -1/x² आएगा। क्या हुआ, अभी लास्ट में इंटीग्रेशन पढ़ा है तो इंटीग्रेट कर दिया। सॉरी सर, वो ध्यान नहीं रहा। हाँ सॉरी। तो बेटा 100 तो कांस्टेंट है, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे 4 आएगा तो sir, इलेक्ट्रिक तो फील्ड आएगा 25. 25 वोल्ट पर मीटर। ये आंसर आ गया। और बेटा x डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही आएगी, आई कैप। चलो आज के लिए तो इतना सफिशिएंट है। हमारा नेक्स्ट Okay, sir. लेक्चर अब मंडे को होगा, और संडे को आपका टेस्ट है। मैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक उसको शेड्यूल कर दूंगा, आप कभी भी दे देना। 75 मिनट का टेस्ट है, और उसमें क्वेश्चन मैंने शायद 40 लिए हैं। 40 ऑब्जेक्टिव है बेटा, फुली ऑब्जेक्टिव है। तो ओके सर। क्वेश्चन एक बार 40 होंगे, उसमें 75 मिनट होंगे। बेटा देखो टेस्ट में कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी होते हैं और बाकी इजी होते हैं, मीडियम होते हैं। टेस्ट देने का तरीका ये नहीं होता कि अगर पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाए तो उसे सॉल्व करना जरूरी है, नहीं। टेस्ट में हमारा टारगेट होता है नंबर लाना, मार्क्स लाना। ये टारगेट नहीं होता कि फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना कंपलसरी है वरना सर डांटेंगे, नहीं। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन टफ आ जाए तो आप उसे छोड़कर सेकंड पर चले जाइए, सेकंड भी टफ हो तो थर्ड पर चले जाइए। पहले सारे इजी क्वेश्चन ढूंढकर सॉल्व कीजिए, फिर मीडियम, फिर टफ। टाइम बचे तो टफ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए वरना छोड़ दीजिए, ठीक है। आप लोग डेस्कटॉप ओके से ही सर। एग्जाम देंगे, मोबाइल से ओके एग्जाम सर। नहीं देंगे। हाँ लैपटॉप या डेस्कटॉप से देंगे, यानी ब्राउजर से देंगे। मोबाइल सपोर्ट नहीं करता कई बार। और कोई भी टाइम आप ले लो, 75 मिनट। और कोई भी आपको दिक्कत आए मुझे कॉल कर देना, ओके बेटा। Yes, sir. सर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 वाली पीडीएफ एक बार ग्रुप में भेज दो, थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा। हाँ बनाता हूँ उसको, बहुत जंबो फाइल बन गई वो, अभी भेजता हूँ बेटा, है ना। Sir. ओके बाय।